चलिए, let me first give you my brief introduction. I am CS Hina Singhani. So by qualification, I've done company secretary course, and I'm also LLB and uh, in graduation degree. मतलब यहाँ डबल ग्रेजुएशन है, एक LLB है और दूसरा BCom है. ठीक है. Considering my experience, तो जैसे ही CS खत्म हुआ तो आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज विच इज अ सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पता है तुमको? BSE पता है? BSE ऐसा कुछ होता है. हाँ, तो उसी की सब्सिडरी कंपनी है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC लिमिटेड. तो उसी की सब्सिडरी कंपनी है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC कंपनी. गिफ्ट सिटी पता है तुमको? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में. Then after that I did हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती है. ट्रेनिंग्स करने के बाद I finally entered into teaching profession, and up till now I've been associated with many CA, CS, CMA coaching classes and few colleges for BCom and integrated MBA. GLS में BCom पढ़ाया, then New LJ में integrated MBA वालों को पढ़ाया. My core subjects will be all theory subjects. लॉ पढ़ाती हूँ मैं, इंटर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लॉ पढ़ाती हूँ. सो कंसिडरिंग भाई CS है तो माय एक्सपर्टीज इज इन लॉ. चलिए, तो अब तुमको पता तो चल गया होगा कि आज तुम्हारा लॉ स्टार्ट होने वाला है. कुछ पता है लॉ के बारे में? कभी कुछ पढ़ा है? लॉ क्या होता है, क्यों होता है? और अब तुम CA करने वाले हो तो CA के अंदर क्यों लॉ पढ़ाया जा रहा है? एनी आइडिया अबाउट लॉ, या क्या पढ़ने वाले हो? पहला लेक्चर है ना लॉ का, इसके बाद हुआ है कोई? क्या होता, क्या लॉ क्या होता है? भाई बोलने का ना, बाद में कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है. वी हैव टू मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव. अच्छा, आप में से कोई गुजराती मीडियम स्टूडेंट है? जी, चलो. तो बताओ क्या होता है लॉ, कानून क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके. और कोई? गर्ल्स में क्या होता है लॉ? कभी देखा है लॉ? कभी किया है लॉ को फॉलो किया है अपने दुनिया के अंदर, अपने जीवन में कभी लॉ को फॉलो किया है? किया है.
लॉ फॉलो नहीं किया। हाँ, कहाँ किया है, कब किया है? वो ट्रैफिक लाइट पे। हाँ, वेरी गुड। ट्रैफिक लाइट पे खड़े रहते हो ना, सिग्नल पे खड़े रहते हो ना, ग्रीन इज फॉर गो, रेड इज फॉर स्टॉप, तो रेड जाकर तो स्टॉप ही हो जाते हो ना, कि निकल लेते हो? हेलमेट पहनते हो, नहीं पहनते हो? वो एक व्हाइट कलर की लाइन बनी हुई होती है जिसको हम स्टॉप लाइन बोलते हैं, उसके अंदर खड़े रहना होता है, उसके अंदर ही खड़े रहते हो ना। हाँ, तो ये क्या है, लॉ ही है ना, कि नहीं है? अगर रेड लाइट क्रॉस कर लोगे, हेलमेट ही बिना गाड़ी चलाओगे तो फाइन लगेगा ना, पेनल्टी लगेगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा ना, कि नहीं रोकेगा? तो लॉ तो फॉलो किया है ना रियल लाइफ में। तो लॉ बनाने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब भाई सारे के सारे इस देश के जो लोग हैं ना, उन सब के लिए एक ही रूल होना चाहिए। मतलब एक नागरिक हमारे लिए अलग है, दूसरा नागरिक हमारे लिए ज्यादा स्पेशल है, तीसरा नागरिक हमारे लिए बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है, तो सबके लिए लॉ अलग अलग बनाया नहीं जाता है। कानून ऐसा बोलता है कि भाई हमारे लिए, हमारे देश के सारे लोग एक समान है, तो वो समानता लाने के लिए हमको लॉ बनाना रहता है। ठीक है। उसके बाद जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय देना। अगर किसी के साथ कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको जस्टिस दिलवाना, न्याय दिलवाना, उसके लिए कानून बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सीए के अंदर लॉ क्यों? सीए के अंदर लॉ क्यों पढ़ने का है? फाउंडेशन में पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है, फाइनल में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है, तो इतना हाई लेवल पे लॉ क्यों पढ़ने की जरूरत है? सीए क्या करता है, पता है सीए क्या करता है? और ऑडिट। ऑडिट, बस। टैक्सेशन। ओके, और गाइडेंस देता है कंपनीज। अबाउट फाइनेंशियल फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एडवाइजेस देता है कंपनी। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी जो इसने बोला कि भाई टैक्सेशन का काम करेगा, ऑडिट करेगा, तुमको पता है टैक्स पढ़ने और समझने के लिए, ऑडिट को कैसे किया जाता है वो समझने के लिए आपको लॉ ही पढ़ना होता है। ऑडिट के अलग से स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर टैक्सेशन के अलग से एक्ट होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो वो भी एक प्रकार का कानून ही है कि भाई इसको 10% टैक्स देना है, इसको 20% देना है। आया कहाँ से? कानून में से ही निकल के आया ना। तो हमको ऐसा लगता है लॉ मतलब मर्डर नहीं करना चाहिए, किडनैपिंग नहीं करनी चाहिए। भाई कानून उतना ही नहीं होता है, कानून हर फील्ड में घुसा हुआ है। डॉक्टर्स के लिए भी कानून होता है। ठीक है। हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप देखोगे ही देखोगे। अब जैसे इसने बोला कि भाई सीए बनने के बाद हम कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइजेस देते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, इनफैक्ट हर सेक्टर में, थोड़ा मैनेजमेंट के सेक्टर में, थोड़ा कंप्लायंस के, मतलब कंपनी को किस तरीके से आगे, कानूनी तौर पे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कंपनी को चालू करने के लिए एक अलग लॉ है, कंपनी को बंद करने के लिए एक अलग लॉ है। ठीक है। तो जो भी बिजनेस हो रहा है उन सबको करने के लिए लॉ बनाया गया है। और सीए का काम तो बिजनेस में ही होता है कि नहीं होता? तो उस बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से रन करना है, उन सारी चीजों के लिए लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए। कंप्लायंस मतलब फॉलोअर्स। लॉ को फॉलो करते हुए कंपनी को और बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए। और कंपनी का सबसे बड़ा एडवाइजर कौन होता है? सीए होता है। तो सीए को लॉ पता होना चाहिए। अभी हम तुम्हारे सीए कोर्स के अंदर ये नहीं पढ़ेंगे कि भाई मर्डर करते हो तो कितनी सजा मिलती है, या फिर है ना किसी का किडनैपिंग कर लिया तो कितनी सजा मिलेगी। ये तुम्हारे लॉ के अंदर नहीं आएगा। तुम बुक देखोगे ना अपनी,
तो उसमें पहली पहली चीज पता है क्या लिखी हुई है बुक की कवर पेज पे? बिजनेस लॉज। मैंने तुमको पता है हर सेक्टर में लॉ बना हुआ है, हर सेक्टर में। गाड़ी चलाने के लिए भी लॉ बना हुआ है। तुम सोचो बिजनेस करने के लिए लॉ नहीं बना हुआ होगा? कभी किसी ने फ्रॉड कर दिया तो, पैसे लेके भाग गया तो। समझ आ रहा है? तो बिजनेस करना है तो कैसे करना है बिजनेस? सोल प्रोप्राइटर के तरीके से करना है, पार्टनरशिप के तरीके से करना है, कंपनी के तरीके से करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी बोलते हैं उसके तरीके से करना है। कैसे बिजनेस करना है उसके लिए भी एक अलग कानून बना हुआ है। तो भाई लॉ हर फील्ड में घुसा हुआ है। तो बिजनेस करने के पीछे क्या क्या लॉज है तुमको वो पढ़ाए जाएंगे। बिकॉज बिजनेस को सबसे बड़े एडवाइजर जो है वो सीए की जरूरत होती है, और वो तुमसे आके कल को पूछे कि भाई मैं इस तरीके से बिजनेस कर सकता हूँ क्या? तुमको सोचने का कि हाँ भाई कानूनी तौर पर ये सही है तो कर सकता है, अगर सही नहीं है तो एडवाइस करो कि नहीं भाई वो ऐसा कर नहीं सकता। समझ में आया? इसीलिए तुमको लॉ पढ़ाया जाता। अब है ना इस तुम्हारे सब्जेक्ट में राइटिंग वाला सब्जेक्ट है ये, पता है ना, डिस्क्रिप्टिव है तुम्हारा क्यूए और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू है, लेकिन अकाउंट्स और लॉ जो है वो राइटिंग डिस्क्रिप्टिव वाला है। इसके अंदर है ना 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट या फिर ऐसा मैं कहूँ कि भाई जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 30 to 35 मार्क्स का कम से कम पूछा जाता है, वो है ये चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब समझते हैं यार, पहले तो इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन का मतलब क्या होता है? भाई बोलो यार, इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय, मतलब इंडिया से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, ओके। करार जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, दो लोगों के बीच में क्या अग्री हुआ है। उसके बाद एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट पता है क्या होता है? नोबडी? किसी को है आइडिया एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून, लॉ। ठीक है, एक्ट का मतलब होता है लॉ। उसके बाद 1872, मतलब इस साल में है ना ये कानून पास हुआ होगा। अब समझते हैं कि भाई पास होता कैसे है कानून, क्यों हम लॉ को एक्ट बोलते हैं। तो भाई तुमको पता है जीएसटी करके एक टैक्स भरना रहता है। मूवी देखने जाते हो तो जीएसटी भरते हो, या फिर क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो जो टोटल बिल होता है उसके नीचे सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा हुआ होता है, तो जीएसटी पे करना रहता है। तो जीएसटी भी पता है एक अलग से कानून है, जीएसटी का एक सेपरेट लॉ है। कहाँ से आया ये लॉ? तो भाई जीएसटी का सीजीएसटी करके एक एक्ट है, एसजीएसटी करके एक एक्ट है, 2017 में वो पास हुआ था। अब समझो कि भाई 2017 में ये जो जीएसटी एक्ट है वो पास कैसे हुआ होगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पता है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोला होगा कि भाई हमको है ना एक ऐसा कानून पास करना है। जीएसटी से पहले आता था सेल्स टैक्स, फिर वैट वैल्यू एडेड टैक्स, उन सबको हमको निकालना है और उसके सामने एक हाँ कॉमन कानून लाना है। तो ऐसा कुछ लॉ बना के तुम लाओ ना। तो निर्मला सीतारमन जी और उनके नीचे जो पूरी टीम होगी आईएएस आईपीएस की, वो सब बैठे होंगे और उन्होंने एक ऐसा कानून रेडी किया। लेकिन अब वो फाइनल नहीं होता है, उसको हम ले जाते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर वहां पे डिस्कशन होता है। तुम देखते हो ना, कुर्सियां तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे 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 करते हैं। हाँ तो ऐसे डिस्कशन होता है वहां पे।
फिर डिस्कशन करने के बाद फाइनली वोटिंग होता है। लोकसभा में वोटिंग होगा, मेजोरिटी आ गई, पास हो गया कानून। फिर राज्यसभा में गया, मेजोरिटी आ गई, तो ये बिल पास हो गया। जैसे ही आप लोकसभा में या राज्यसभा में इसको रखते हो ना कि भाई चलो इस पे वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसको हम बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। तुमने शायद न्यूज में सुना भी होगा कि ये बिल पास किया गया, ये बिल रखा गया, तो उसको बोलते हैं बिल। फिर जब ये पास हो जाएगा ना, तो ये जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास। कौन है हमारे प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे प्रेसिडेंट है, उनके पास जाएगा। फिर वो उसके ऊपर साइन कर देंगे, मतलब वो भी बोल देंगे हाँ ओके है। उसके बाद ये बिल बन जाता है एक्ट, मतलब अब ये फुल फाइनल कानून बन गया। फिर है ना, इसको ऑफिशियल गेजेट होता है एक, जैसे हम लोगों के लिए कैसे नॉर्मल न्यूज़पेपर होता है, तो उसमें अभी अगर हमको कुछ एडवर्टीजमेंट छपानी हो तो छपा सकते हैं ना। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी एक न्यूज़पेपर होता है, जो भी उनको इम्पोर्टेंट चीजें बतानी होती है लोगों को, वो उस ऑफिशियल गैजेट के थ्रू बताई जाती है। एक ऐसा पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, नोटिफिकेशन होता है, वो जारी कर दिया जाता है पब्लिक में, उसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई कौन से तारीख से ये कानून हमारे देश में लागू हो जाए। तो ऐसे बनता है एक्ट। समझ आया? तो जीएसटी एक्ट जब आया होगा ना, तो ऐसे पास किया गया होगा। अब दो सॉरी 1872, मतलब उस साल में इस प्रोसीजर को किया होगा और ये कानून पास किया गया होगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। तुमने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, ऐसा बोला ना तुमने कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। तो तुम्हारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में और अग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं है? मतलब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखो या इंडियन अग्रीमेंट एक्ट लिखो, बात एक ही होगी। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा, अग्रीमेंट क्यों नहीं लिखा? अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही पास कर, क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक ही साइड से पास होता है, अगर हम देंगे तो वो पास करेगी। एग्रीमेंट दोनों की म्यूचुअल है तो उसको ओके, तू क्या बोल रहा है? वही, अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट सारा लोग। नहीं, और कोई तुक्का ही मार दो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल है, ओके, और अग्रीमेंट? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ऑफिशियल? ऑफिशियल होने का क्या मतलब होता फॉर्मल। है? हाँ, पर कैसे फॉर्मल कैसे बनाया जाएगा? I think agreement is like two people agreeing on something which is unofficial, means वो verbally भी वो चीज हो सकती है and written में, but written में वो there's no stamp or there's no any official thing जो needed है उस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल बनते हैं। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है तो इट्स ऑफिशियल थिंग, मतलब अब वो चीज हो चुकी है, यू कैन चेंज एनीथिंग। हाँ, अगर तुम चाहो तो बाद में यू कैन, बट अभी के लिए दिस इज ऑफिशियल। ठीक है, और कोई? बोलो बोलो। अनऑफिशियल ऑफिशियल इन अ वे समवॉट करेक्ट है, पर कैसे करेक्ट है वो मैं बताऊंगी। जिस तरीके से तुम सोच रहे हो उस तरीके से वो ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं होता है। पहली बात तो भाई, अग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ के अंदर नहीं है। तुम बोल के अग्री करना चाहते हो तो भी चलेगा, रिटर्न में करना चाहते हो तो भी चले। अब बात करते हैं कि फर्क क्या है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में।
अग्रीमेंट तो तुम सही समझ रहे हो कि भाई दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में जो भी बात अग्री की गई है, निर्धारित की गई है, उसको हम अग्रीमेंट बोलते हैं। कि भाई मान लो ये बॉटल है, तो ये बॉटल अगर मेरे को बेचनी है तो मैंने बोला कि भाई ये बॉटल 50 रुपीज में खरीदनी है तुमको। तेरा नाम क्या है? अमन। 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 तो मैंने ना अमन को बोला कि भाई मेरे को ये बॉटल 50 रुपीज में बेचनी है, क्या तेरे को ये बॉटल 50 रुपीज में खरीदनी है? अमन ने अग्री किया कि हाँ मैं रेडी हूँ इस बॉटल को 50 रुपीज में खरीदने के लिए। तो ये अग्रीमेंट बन गया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये बॉटल उसको दूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे को 50 रुपए दे। अग्री हुआ 50 रुपीज में ये बॉटल का सेलिंग एंड परचेज। नाउ दिस इज नोन एज अग्रीमेंट। दो लोग एक ही बात पे आके अग्री हुए। अब भाई मान लो अमन के पेरेंट्स ने है ना ऐसा बोला कि अमन देख तू 12th में है ना 90% लेके आएगा ना, तो तेरे को जो मोबाइल चाहिए मैं तेरे को दिलाऊं। तो मैंने बोला हाँ मैं 90% लाऊंगा और आप मेरे को Samsung S24 लेके देना। तो उसके पापा ने ओके बोल के, ये अग्रीमेंट है। उसके फादर को चाहिए कि 90% लाए, इसको चाहिए कि इसको अच्छा मोबाइल मैंने, दोनों ने अग्री कर लिया। तो अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट है कि नहीं है? अग्रीमेंट। ओके। मैंने ना अमन को बोला कि अमन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं कुछ कुछ, तो मैं होमवर्क भी दे रही हूँ तो होमवर्क करके नहीं आ रहे, अभी इनका ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये बच्ची है ना नहीं पढ़ रही है, होमवर्क भी नहीं करके आई है, तो इसको किडनैप करवा दो। तो मैंने बोला ठीक है करवा दूंगा मैं खुद ही कर लूंगा किडनैप। तो आप मेरे को खाली है ना 1 लाख रुपए दे देना। मैंने बोला ओके डन। मैंने बोला मैं तेरे को 1 लाख रुपए देती हूँ और तू मेरे को इस लड़की को किडनैप करके दे। ही अग्री कि मैं मेरे को 1 लाख रुपए में किडनैपिंग करनी है। आई अग्री कि मेरे को इससे 1 लाख रुपए में किडनैपिंग करवानी है। अग्रीमेंट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट। आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें बाहर के ऊपर रहता। I think under terms and conditions, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। yeah, it is an agreement. मैंने जो अमन के साथ एक किडनैपिंग वाला अग्रीमेंट किया उसको मैं अग्रीमेंट बोल सकती हूँ? ठीक है। तो तीनों ही चीजें जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, ऑल थ्री आर एग्रीमेंट्स। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला अग्रीमेंट क्या था? बॉटल का। अब मान लो मैंने अमन से 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन मैंने उसको ये बॉटल सेल नहीं कर। तो अब अमन जो है क्या मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है कि भाई मैंने मैम को 50 रुपए दिए थे लेकिन उन्होंने मेरे को बॉटल बेची नहीं? तो कोर्ट के पास वो जा सकते हैं कि भाई मैम को बोलो कि या तो मेरे 50 रुपए वापस करे या तो मेरे को बॉटल बेचे। ऐसा अमन बोल सकता है? बोल सकता है। ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल, अमन के जो पेरेंट थे उन्होंने अग्री किया था कि तू 90% लेके आना, हम तेरे को S24 लेके देंगे। अमन ले आया 90%, लेकिन उसके पापा ने बोला नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है इस बार, तो S24 लाना, फिर कभी देखेंगे। अमन अभी अपने पेरेंट के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नहीं। ठीक है। तीसरी चीज, अमन ने अग्री किया था कि मैम आप 1 लाख रुपए दो और मैं किडनैपिंग करके दूंगा। अब अमन ने किडनैपिंग तो कर दी, मैं उसको पैसे नहीं दे रही, अमन मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है? नहीं। ठीक है। तो तीनों ही रीजंस में, तीनों ही सिचुएशंस में, दो में तुम्हारा आंसर था कि नहीं केस फाइल नहीं हो सकता है, सिर्फ पहले में ये आंसर था कि हाँ केस फाइल हो सकता है। ऐसा रीजन? उसका भी नहीं हो सकता, ओरल एग्रीमेंट है।
मैंने अभी तो बोला कि तुम ओरल करो कि रिटर्न करो, फर्क प्रूफ नहीं है एग्रीमेंट का क्या है? एग्रीमेंट का प्रूफ है भाई, वॉइस रिकॉर्डिंग था। चल चल, रिटर्न अग्रीमेंट था बस। होगा ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट, तीनों अग्रीमेंट रिटर्न, तीनों अग्रीमेंट रिटर्न। बोल। थर्ड वाले को नहीं कर सकती, सेकंड में कर सकती, रिटर्न है। पहले ट्रांजेक्शन में तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो कर सकते हैं आपसे। ओके, सेकंड वाले में कितने वो अपने पेरेंट्स पे क्यों केस करेगा? नहीं, क्यों करेगा, नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स से केस केस फाइल। चलो पेरेंट्स के साथ नहीं था वो अग्रीमेंट, मान लो क्या बोलते हैं, दोस्त के साथ था या वाइफ के साथ था। नहीं 12th में परसेंटेज मैंने तो बाल विवाह हुआ था। थर्ड केस में की कर सकता फर्स्ट में। ठीक है, थर्ड केस तो खुद ही के और कोई क्या है आंसर? फर्स्ट टू में केस हो सकता है और थर्ड में नहीं हो सकता है, कि फर्स्ट में हो सकता है लास्ट टू में नहीं हो सकता? ऐसा कितने बोल रहे, लास्ट टू में नहीं हो सकता बाकी सब में हो सकता है, बाकी फर्स्ट में हो सकता है, लास्ट टू में नहीं हो सकता, ऐसे कितने बोल रहे हैं? रेज योर हैंड्स। लास्ट टू में, फर्स्ट टू में हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट में हो सकता है और लास्ट के दो नहीं, ठीक है, तो लास्ट के दो में नहीं हो सकता है केस फाइल, रेज योर हैंड्स। भाई करो ना यार। ठीक है, बाकी तुम चारों का ऐसा लगता है कि फर्स्ट टू में केस फाइल हो सकता है, लास्ट में केस। अब समझो कि डिफरेंस क्या है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट का अगर मैं तुमको सिंपल फॉर्मूला बताऊं ना कि किसको हम अग्रीमेंट बोलते हैं, तो देखो जब भी अग्रीमेंट होता है तो कोई तो इंसान होगा जिसने पहल करी होगी अग्रीमेंट करने की। जैसे मैंने अभी पहल करी थी कि भाई तेरे को ये बॉटल 50 रुपए में खरीदना है क्या, तो मैंने क्या किया, ऑफर रखा कि आई एम विलिंग टू सेल दिस बॉटल एट 50 रुपीज, आर यू विलिंग टू बाय इट? मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, तू खरीदने के लिए रेडी है क्या? ऐसा मैंने क्या रखा, ऑफर रखा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑफर को एक्सेप्ट कर देगा, हाँ बोल देगा ऑफर के लिए, या तो फिर वो ऑफर को रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा कि भाई मेरे को ये बॉटल खरीदेगी नहीं है। ना बोल देता है तो बात ही खत्म, आगे बात बढ़ी ही नहीं। और अगर वो हाँ बोल देता है तो है ना, जब ये ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये बन गया प्रॉमिस। क्या बन गया? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि भाई मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये बॉटल मैं तेरे को बेचूंगी, और ये मेरे को प्रॉमिस करता है कि इस बॉटल के सामने मैं आपको 50 रुपए दूंगा। समझ में आ रही? अब है ना, अग्रीमेंट के अंदर एक और चीज आपको चेक ये करनी होती है कि भाई दोनों पार्टीज को उस अग्रीमेंट में से कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अब वो बेनिफिट हमेशा मॉनेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, पैसों के टर्म्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे केस में मेरे को पैसे मिल रहे थे, लेकिन अमन को पैसे मिल रहे थे क्या? मेरे को पैसे मिल रहे थे लेकिन अमन को बॉटल मिल रही थी, तो वो पैसे तो नहीं है ना, लेकिन फायदा हम दोनों को ही हो रहा था। मेरे को पैसों में फायदा हो रहा था, मेरे को 50 रुपए मिल रहे थे, अमन को 50 रुपए के सामने बॉटल मिल रही थी, तो फायदा हुआ दोनों का कुछ कुछ। तो इसको अग्रीमेंट बोला जाए। कब बोला जाएगा? एक ने ऑफर किया, सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और चेक करो कि इस प्रॉमिस के अंदर दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल। समझ में आया? इसको बोलते हैं अग्रीमेंट, मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। जो मैंने बोला ना, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन।
मेरे हाथ से बॉटल गई तो मेरे को रिटर्न में 50 रुपए मिले, उसके हाथ से 50 रुपए गए तो उसको रिटर्न में बॉटल मिली, तो उसको बोला जाता है समथिंग इन रिटर्न। एक चीज जा रही तो सामने कुछ आ रहा है, उसको लॉ की भाषा में कंसिडरेशन बोला जाता है। अब ये हुआ अग्रीमेंट, तो उस हिसाब से तुम ये चेक करो कि पापा के साथ जो पेरेंट के साथ अग्रीमेंट हुआ था, पेरेंट को क्या मिल रहा था, बच्चे का अच्छा स्कोर, और बच्चे को क्या मिल रहा था, मोबाइल फोन। एक्सेप्ट कर लिया था अमन ने कि हाँ भाई मैं 90% लाऊंगा, आप मेरे को मोबाइल आकर देना। ऑफर रखा था पापा ने, बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। पापा को अच्छे स्पोर्ट्स मिल रहे हैं बच्चे के, और बच्चे को फोन मिल रहा है। तो प्रॉमिस हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, तो प्रॉमिस हो गया, उसके अंदर कंसिडरेशन भी है। उसी तरीके से किडनैपिंग वाला अग्रीमेंट देखो, वो मेरे को किडनैपिंग करके दे रहा है, तो मेरे को वहां से किडनैपिंग सर्विसेज मिल रही थी, उसको क्या मिल रहा था, 1 लाख रुपए। ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, मैंने ऑफर रखा था, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रही है। तो तीनों के तीनों अग्रीमेंट तो है, राइट। अब है ना, कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मूला है वो ऐसा होता है कि भाई अग्रीमेंट के अंदर ये चीजें देखो कि क्या हम उस अग्रीमेंट को कानूनी तौर पर लागू करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। ये जो अग्रीमेंट बना ना, क्या आप उसको कानूनी तौर पर लागू करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, उसको लॉ की भाषा में बोला जाता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या बोलते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब अगर सामने वाली पार्टी ने उस अग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, आपने जो प्रॉमिस किया था करने का वो प्रॉमिस आपने पूरा नहीं किया, तो क्या मैं आपको कोर्ट में घसीट सकती हूँ। इफ द आंसर इज यस, कि हाँ तुमको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। अब देखो, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, या जो लीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल अग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे काम जो कानून आपको करने की इजाजत देता है। बेचने की, गुड्स बेचने की इजाजत आपको कानून देता है कि नहीं देता है, हाँ देता है। तो पहला वाला अग्रीमेंट कैसा था, हम गुड्स बेच रहे थे, तो वो लीगल है कि नहीं है, तो वो लीगल अग्रीमेंट है, मतलब वो एनफोर्सिएबल है। अगर ये मेरे को 50 रुपए नहीं देता है या मैं इसको बॉटल नहीं देती हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ये वाला जो अग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल है, इसीलिए वो वाले अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। समझ आया। अब लॉ ऐसा बोलता है कि जो भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो ना, उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। आपका जो अग्रीमेंट करने का इंटेंशन है ना, वो कमर्शियल होना चाहिए। मतलब जब आप अग्रीमेंट कर रहे हो, तब आपका अग्रीमेंट करने का इरादा क्या है, कि अगर ये पार्टी अपना काम पूरा नहीं करेगी तो क्या मैं इसको कोर्ट में ले जा सकती हूँ। अगर ऐसा इंटेंशन है ना भाई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, अदरवाइज वो एक सोशल अग्रीमेंट या फिर डोमेस्टिक अग्रीमेंट माना जाएगा। मतलब घरेलू अग्रीमेंट है तुम्हारा, इसमें लॉ तुम्हारी कोई मदद करेगा नहीं। तो जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल था, जहाँ पे अमन के पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम तेरे को मोबाइल लेके देंगे, तू उतनी परसेंटेज लेके आना, तो भाई इनके पीछे, ये अग्रीमेंट करने के पीछे इनका इरादा लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लीगल जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो
जब भी ऐसा अग्रीमेंट हो रहा था तब ना पापा ने सोचा था ऐसा कुछ, ना ही अमन ने ऐसा कुछ सोचा था कि भाई पापा मेरे को मोबाइल फोन नहीं लाके देंगे तो मैं केस फाइल कर दूंगा। ना ही पापा ने ऐसा सोचा था कि भाई 90 नहीं लाके 85 लेके आएगा तो मैं केस फाइल कर दूंगा। तो हमने जो अग्रीमेंट किया था वो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ नहीं था। इसीलिए उस अग्रीमेंट को हम अग्रीमेंट ही मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। समझ में आया? लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था किडनैपिंग वाला, तो भाई किडनैपिंग करने की इजाजत लॉ देता है? कानूनी है वो? नहीं, गैर कानूनी है, गलत बात है। तो इलीगल काम के लिए जो भी आप अग्रीमेंट बनाते हो वो भी अग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बदलते नहीं है। मैं केस फाइल कर सकती हूँ कि भाई इससे 1 लाख रुपए तो ले लिया लेकिन किडनैप ही नहीं किया, ऐसा मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकती हूँ। करूँ तो भाई इसको बाद में पकड़ेंगे, पहले तो तू जेल में चल, है कि नहीं? तो जो भी इलीगल काम होते हैं उसमें आपने जो भी अग्री किया उस चीज को हम अग्रीमेंट ही बोलेंगे, और वो क्योंकि एनफोर्सिएबल नहीं है इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? डाउट है कोई? तो अग्रीमेंट के अंदर है ना सारे तरीके के अग्रीमेंट्स आ जाते हैं। आपका लीगल अग्रीमेंट भी आ जाता है, सोशल अग्रीमेंट भी आ जाता है, और इलीगल अग्रीमेंट भी आ जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से अग्रीमेंट आते हैं? जो लीगल, जो लीगल हो, जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो, लीगल रिलेशनशिप हो, उसी को ही हम एनफोर्स करवा सकते हैं। समझ में आया? So this is the only difference between agreement and contract. Agreement enforceable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लीगल होगा तो एनफोर्सेबल होगा, इलीगल और सोशल होगा तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमेशा एनफोर्सेबल ही होते हैं। समझ में आएंगे? अब देखते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला हुआ है। The term contract is defined under section 2 clause H. अब देखो ये जो 2 फिर ब्रैकेट में H लिखा हुआ है ना, तो लॉ को है ना, लॉ के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस मतलब कल लिखे हुए होते हैं। अब यार मान लो मेरे को किसी को बताना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा होता है कि अग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स करवा सको। मेरे से कोई पूछे कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी भाई आईसीआई की जो मॉड्यूल है ना उसके ये वाले पेज नंबर पे लिखा है, ऐसा बोलूंगी। किसी ने कोर्ट में केस फाइल किया, मैं बोलूंगी भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, मतलब किधर देखू? मैंने कहा भाई वो आईसीआई का मटेरियल खोलो ना उसमें लिखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। तो लॉ जब बना होता है ना उसको हम बोलते हैं बेयर एक्ट। जिस बुक में पूरा लॉ बना हुआ होता है उस पूरी बुक को डायरेक्ट बोला जाता है। तो मैं बोलूंगी भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलो और उसके सेक्शन 2 क्लॉज एच में लिखा हुआ है। तो वहां पे जज को या किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला पेज नंबर खोलो। तो लॉ को बांटने के लिए, लॉ के अंदर इतनी सारी जो बातें लिखी हुई है उसको अलग अलग पॉइंट्स में लिखने के लिए वो है ना पहले सेक्शंस बनाते हैं कि ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। फिर मान लो भाई एक सेक्शन है जिसको मेरे को और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो सेक्शन के नीचे आता है सब सेक्शन। फिर मेरे को उस सब सेक्शन को और गहराई में एक्सप्लेन करना है तो उसके नीचे आता है क्लॉज। फिर मेरे को उस क्लॉज को और गहराई में एक्सप्लेन करना है तो उसके नीचे आता है सब क्लॉज। समझ में आया? तो जैसे यार तुम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सब्जेक्ट को भी बांटा जाता है ना चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर को बांटा जाता है टॉपिक वाइज। तो उसी तरीके से लॉ भी जब बनाया जाता है तो हम इजीली रेफरेंस ले सके कि भाई ये वाला पॉइंट इस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो जो सेक्शन होता है ना वो हमेशा नंबर्स में होता है और जो क्लॉज होता है वो हमेशा अल्फाबेट्स में होता है।
समझ में आया? लिखते कैसे हैं, देखो ये हुआ सेक्शन 2, ये हुआ सेक्शन 2। फिर अगर मेरे को इस सेक्शन 2 को ऐसा लिखना है कि भाई सेक्शन 2 का सेक्शन सबसेक्शन 1 पढ़ो, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 पढ़ो, तो मैं लिखूंगी सबसेक्शन 1। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ो, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी ऐसा। फिर मेरे को लिखना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का सब क्लॉज एच पढ़ो, तो मैं लिखूंगी एच। तो इसको रीड कैसे करते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज एच। ठीक है, खबर पड़ी? तो अब है ना, यहां पे क्या दिया हुआ है, 2h, मतलब भाई यहाँ पे कोई सबसेक्शन नहीं है, सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्लॉज दिया हुआ है, तो इसको रीड करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज एच। समझ में आया? इसमें हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या बोली हुई है भाई डेफिनेशन, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको हम कानूनी तौर पर लागू कर सके उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ आया? क्लियर है? तो भाई अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो चीजें की जरूरत पड़ेगी हमको, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, दो पार्टीज किसी चीज के बीच में अग्री करें, कंसिडरेशन होना चाहिए, एक ने ऑफर दिया होना चाहिए, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए, तो वो बन गया प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिक्स कर दो, तो वो बन गया अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट तो होना चाहिए। फिर चेक करो कि भाई वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है क्या, अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। क्लियर है? तो द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स, पहला अग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ो भाई, कहाँ दी हुई है अग्रीमेंट की डेफिनेशन, सेक्शन क्लॉज ई, सेक्शन 2 क्लॉज ई में अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। तुमको ये सेक्शन क्लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी एग्जाम्स आएंगी ना इसको तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो चले। अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है भाई, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ promises forming consideration for each other, every promise and set of promises forming consideration for each other। मैंने तुमको बताया अग्रीमेंट की फॉर्मूला क्या है भाई, प्रॉमिस होना चाहिए प्लस उसके अंदर चेक करो कि कंसिडरेशन है कि नहीं है, तो भाई लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब सेट ऑफ प्रोमिसेस क्यों लिखा हुआ है भाई, ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक ही अग्रीमेंट में एक से ज्यादा प्रॉमिस हो। भाई मान लो तो मेरे पास है कि मैम आप हमको लॉ पढ़ाओगे, 10,000 फीस हम पे करने के लिए रेडी हो, तो क्या आप हमको लॉ पढ़ाओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं तुमको 10,000 में लॉ पढ़ाऊँ। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी भी, फिर मैंने आपको बोला कि भाई मैं टेस्ट भी लूंगी आपसे, और फिर मैंने बोला कि मैं आपको है ना एग्जाम पेपर में लिखते कैसे हो उसकी प्रैक्टिस भी करूँ। मैंने 3 प्रोमिस किए आपको एक ही अग्रीमेंट के अंदर, एक ही अग्रीमेंट के अंदर आपको 3 प्रोमिस मिले ना मेरे से, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि या तो एक प्रॉमिस होगा या फिर एक से ज्यादा प्रोमिसेस होंगे, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैंने अभी आपको बताया
मेरा प्रॉमिस इसके लिए कंसिडरेशन है, इसका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है। मेरा प्रॉमिस क्या था कि मैं बॉटल बेचूंगी, तो इसको बॉटल मिल रही है, उसके लिए कंसिडरेशन है ना वो। इसका क्या प्रॉमिस था कि ये 50 रुपए देगा, तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। समझ में आया? क्लियर है? अब तक कोई डाउट भाई? कोई डाउट है? अमन कवर पढ़ लिए? हाँ। अब देखो, प्रॉमिस को एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रॉमिस का फॉर्मूला क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस का क्या फॉर्मूला है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। किसी ने पहल की होगी अग्रीमेंट में एंटर करने की, उस पहल को एक्सेप्टेंस मिल गया। मैंने ऑफर किया था कि भाई क्या तुमको ये बॉटल खरीदनी है 50 में, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस बन गया। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है भाई, सेक्शन 2 clause B. Section 2 clause B defines promise as when the person to whom the proposal is made. When the person to whom proposal is made. Offer बोलो, proposal बोलो, बात एक ही है, synonyms है। अब हमारे केस में, मेरे और अमन के केस में, ऑफर किसने रखा था? मैंने। किसको रखा था? अमन को ऑफर रखा था। तो अमन इज द पर्सन जिसको ऑफर रखा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जिसके सामने आपने ऑफर रखा, सिग्निफाइज हिज असेंट। असेंट का मतलब होता है अग्री कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, हाँ बोल देना। ठीक है, तो जिसके सामने हमने ऑफर रखा था ना, उसने हमारे ऑफर को असेंट दे दिया, मतलब हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो भाई मेरा ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। कब? जब मैंने जिसके आगे ऑफर रखा था उसने असेंट दे दिया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो प्रॉमिस बन सकता है। नीचे क्या क्या चीजें लिखी हुई है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। देखो, जो प्रपोजल रख रहा है या ऑफर रख रहा है उसको बोलते हैं ऑफरर। तो भाई मैं हुई ऑफरर, और जिसके आगे हम ऑफर रखते हैं उसको बोलते हैं ऑफरी। ठीक है, तो आई एम दी ऑफरर, अमन इज ऑफरी। अब जब अमन है ना उसको एक्सेप्ट कर देगा ना, तो वही ऑफरी बन जाएगा एक्सेप्टर। समझ में आया? ऑफरी ने जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया तो बन जाएगा एक्सेप्टर। समझ में आया? भाई शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी, शादी के बाद वाइफ हो गई, इंसान वही है, खाली नाम बदल के। यहाँ पर भी इंसान वही है लेकिन नाम बदल गया। एक्सेप्ट होने से पहले वो क्या था? ऑफरी था। एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन गया? एक्सेप्टर। समझ में आया? क्लियर है? तो when the person to whom the proposal is made, that is offeree, उसने क्या किया? assent signify किया, मतलब हाँ बोल दिया मेरे ऑफर को। the proposal becomes accepted. accepted proposal becomes, समझ में आया? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। thus we can say that an agreement is the result of, is a result of proposal made by one party to another, मतलब offer, and that other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration. तो इन टोटल अगर तुम देखोगे ना तो अग्रीमेंट का क्या बनाया ना वगैरह फॉर्मूला, पहले कोई ऑफर देगा, प्रपोजल देगा, उस प्रपोजल को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अब तुमको पता ही किसका फॉर्मूला है भाई? ऑफिस का। अब उसमें चेक करो कंसिडरेशन है कि नहीं है। अब यहीं पे अगर मैं प्लस कर दूं और लिख दूं एनफोर्सिएबिलिटी, तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, क्लियर है?
नीचे बताया गया है कि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है। एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। आपका जो अग्रीमेंट है उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मतलब अगर आप वो काम नहीं करते हो तो क्या हम आपको कोर्ट ले जा सकते हैं और आपसे वो काम करवा सकते हैं? इफ द आंसर इज यस तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। On elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or set of reciprocal promises. Promises और reciprocal promises का मतलब क्या होता है? Reciprocal मतलब मैं जो कर रही हूँ उसके सामने तुम क्या कर रहे हो। Reciprocal promise का मतलब क्या होता है? मैं तुमको प्रॉमिस दे रही हूँ तो उसके सामने तुम मेरे को क्या प्रॉमिस दे रहे हो। तो अग्रीमेंट कैसे बनता है? रेसिप्रोकल प्रोमिस से ही बनता है ना। एक प्रॉमिस मैंने दिया उसके सामने तुमने भी एक प्रॉमिस दिया। तो अग्रीमेंट रेसिप्रोकल प्रोमिस से बनता है। उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। That a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract. इन पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप डील बनती है हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर्स ने अग्री किया कि भाई हम लोग सब मिलके बिजनेस करेंगे। उसमें हम काम बांटेंगे कि भाई ये वाला पार्टनर ये काम करेगा, ये वाला पार्टनर ये काम करेगा, ये वाला पार्टनर ये काम करेगा। तो हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। उसके सामने कंसिडरेशन क्या मिलेगा? तो भाई ये जो प्रॉफिट आएगा ना उसको इस रेशियो में बांटा जाएगा। तो वो कंसिडरेशन हुआ। चलिए फर्दर सेक्शन 2 clause H requires an agreement capable of being enforceable by law before it is called contract. तो भाई अग्रीमेंट को हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलने से पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो एनफोर्सेबल है कि नहीं है। When parties have made a binding contract, they created the rights and obligations between themselves. इसका मतलब क्या है? जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो दोनों पार्टीज को कुछ हक भी मिलता है और कुछ जिम्मेदारी भी मिलती है। दोनों पार्टीज को मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये बॉटल डिलीवर करूं और मेरा हक ये था कि इसके सामने मेरे को 50 रुपए मिले। तो राइट हुआ 50 रुपीज मांगने का। ऑब्लिगेशन ड्यूटी हुई इसको डिलीवर करनी है। उसी तरीके से अमन की क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस है? राइट है उसका कि भाई कोई बॉटल उसको मिलनी चाहिए और उसका जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन क्या है कि उसको 50 रुपीज देने पड़ेंगे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो दोनों पार्टीज के प्रति कुछ अधिकार उसको मिलते हैं और कुछ उसकी जिम्मेदारियां आती हैं। क्लियर है? चलिए अब है ना हमने जो ये पढ़ा डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो उसको है ना एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बताओ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। टेबल फॉर्मेट में जो आपको बनाना रहता है, एक साइड पे अग्रीमेंट लिखोगे दूसरी साइड पे कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे और फिर उसके डिफरेंस वाले पॉइंट्स लिख दोगे। या फिर है ना वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं। क्या होगा वो स्टेटमेंट? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या? नहीं। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होते ही है ना। अभी हमने फॉर्मूला देखी कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मूला क्या है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले अग्रीमेंट तो बनना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो all agreements are not contracts, but all contracts are agreements. तो जो भी पॉइंट्स हम लोग अभी डिफरेंस में पढ़ रहे हैं ना वो तुम एज इट इज पॉइंट वाइज लिख दोगे। स्टेटमेंट जब भी आता है ना तो पॉइंट वाइज आंसर लिखने का, और जब भी डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन पूछे ना तो टेबल बना के लिखने का।
देखो, तुमको पता ही है भाई, जब भी डिफरेंस बिटवीन आता है तो पहले कौन सी पॉइंट चिपकाते हैं हमेशा? डेफिनेशन। जो भी हमने पढ़ी, अग्रीमेंट क्या थी भाई? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन थी? अग्रीमेंट एनफोर्सड बाय लॉ। ठीक है। उसके बाद भाई जो स्कोप है, जो दायरा है, अग्रीमेंट का दायरा कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। क्यों उसका दायरा बड़ा है? क्योंकि भाई उसके अंदर लीगल वाले अग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं, इलीगल वाले भी आ जाते हैं, सोशल भी आ जाते हैं। तो अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो सिर्फ लीगल वाले अग्रीमेंट्स ही आते हैं। तो जो स्कोप है वो अग्रीमेंट का ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट का कम है। ठीक है। फिर लीगल ऑब्लिगेशन, तो भाई अग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो होगा ही होगा। ठीक है। उसके बाद नेचर, उसमें क्या लिख दोगे भाई? भाई जब भी हमने लाइन पढ़ी, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। क्लियर है? रीड कर लो फटाफट से तो आगे बढ़े। हो गया? आगे बढ़े। जिंदा हो तुम लोग कि रहने की कोशिश कर रहे हो? पता नहीं किसका नंबर लिखा हुआ है। करना है तुमको कॉल इस नंबर पे? चलो। अब है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट कब सही माना जाएगा, कब वैलिड माना जाएगा, उसके लिए है ना लॉ ने बताया कि भाई ये चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीजें मौजूद नहीं है तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, सही नहीं है। तो अब ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसी के है ना सेक्शन 10 में कुछ बातें लिखी हुई है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा भी है ना जो बातें सेक्शन 10 में नहीं लिखी हुई है, लेकिन इन जनरल हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो होना ही चाहिए ना यार। तो जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि भाई जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये सारी बातें सेक्शन 10 में नहीं लिखी हुई है, बट इन जनरल डेली लाइफ में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखी है उसमें ये सारी बातें हमने प्रेजेंट होती हुई देखी है। तो कुछ जनरल एलिमेंट्स हैं और कुछ सेक्शन 10 में बताए हुए एलिमेंट्स है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। देखो पहले जनरल समझते हैं। आज मैं तुमको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा ना तब इसका पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी इन जनरल समझो कि टू पार्टीज होनी चाहिए, सीधी सी बात है, दो पार्टीज तो होनी चाहिए ही ना। कौन दो पार्टीज होनी चाहिए भाई? एक तो ऑफरर होना चाहिए और दूसरी ऑफरी या एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है। मैं खुद को ही ऑफर करूं, मैं खुद को ही एक्सेप्टेंस दूं। मैंने एक पॉकेट में चॉकलेट रखी है, एक पॉकेट में मैंने 10 रुपए रखे, मैं खुद को ही पूछती चॉकलेट खाएगी?
पर 10 रुपए देने पड़ेंगे। 10 रुपए में चॉकलेट खरीदेगी मेरे से, मैंने एक पॉकेट में से चॉकलेट निकाला, एक पॉकेट में से 10 का नोट निकाला और ऐसे हाथ से इधर से इसको एग्रीमेंट बोलते हैं क्या? नहीं। तो खुद के साथ इंसान कभी भी अग्रीमेंट नहीं कर सकता। एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए, 2 से ज्यादा होंगे तो चलेगा। अभी जैसे इसने पार्टनरशिप अग्रीमेंट का पूछा, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई इस पार्टनरशिप के अंदर 4-5 पार्टनर्स हो, तो 2 से ज्यादा चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे। एक ऑफर होगा और दूसरा ऑफर ही एक्सेप्टर होगा। उसके बाद क्या है भाई, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैंने भी आपको बताया कि जो भी सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी डोमेस्टिक अग्रीमेंट होते हैं, वहां पे अग्रीमेंट करने के पीछे का जो आपका इरादा होता है वो कमर्शियल नहीं होता है। आपका इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता है, इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। अब देखो, मैंने तुमको बताया था हर फील्ड में अलग अलग लॉज बने हुए हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, सिर्फ एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सारे कानून है। जैसे भाई, जब भी आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हो तो उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगता ही है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी लगता है। तो एक कानून नहीं हुआ ना, एक ही अग्रीमेंट पे एक से ज्यादा कानून लागू हो रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा हुआ है वो तो पूरा करना ही है। इसके अलावा दूसरे कानून में कुछ अलग से बातें बोली हुई है ना, तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि भाई आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इंश्योरेंस के लिए अलग से लॉज बने हुए हैं। तो वो क्या बोलता है कि भाई तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता होगा कि तुम अग्रीमेंट ओरल करो चाहे रिटर्न करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस लॉ ये बोलता है कि अग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो भाई इंश्योरेंस के अंदर है ना बहुत सारी अलग अलग बातें बहुत गहराई में लिखी होती है। पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए वो सारी बातें याद रखना। भाई कब प्रीमियम बढ़ेगा, कब तक कितना प्रीमियम देने का है। जैसे भाई LIC देख लो, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी तुम देख लो, उसमें भी भाई 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो हम आपको इतना पे करेंगे, 10 साल के अंदर डेथ होगी तो हम आपको इतना पे करेंगे, 15 साल के बाद डेथ होती है तो इतना पे करेंगे। तो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग एन्युटी अमाउंट होता है। किसी इंसान के लिए पॉसिबल है ये एन्युटी अमाउंट याद रखना? नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होंगे जो इंसान को याद नहीं रहेंगे, समझ में नहीं आएंगे, तो लिखित में हो तो सही रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बोलता है कि तुम ओरल करो, अग्रीमेंट करो, सब वैलिड है। लेकिन इंश्योरेंस लॉ बोलता है कि नहीं भाई, इंश्योरेंस के लिए अग्रीमेंट करना है ना तो राइटिंग में होना चाहिए। तो वहां पे आपको राइटिंग में करना पड़ेगा, अगर ओरल किया तो वो वैलिड नहीं है। उसी तरीके से भाई जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी समझते हो? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, क्या आप उसको मूव कर सकते हो? एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसके लिए जब भी आप कोई अग्रीमेंट बनाते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग लॉज है। जैसे एक लॉ है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। तो अलग अलग कानून बने हुए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए। और उसमें ऐसा बोला हुआ है कि भाई वो भी राइटिंग में होना चाहिए, और उसकी रजिस्ट्री मतलब जो नोटरी करवाते हैं ना हम जब भी घर खरीदते, तो वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं करवाया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तुमने देखा होगा दस्तावेज करवाते हैं जब भी मम्मी पापा घर लेते हैं, तो क्यों करवाते दस्तावेज? क्योंकि करवाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर वो नहीं करवाया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। फिर उसी तरीके से जब भी आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। तो अभी स्टैम्प ड्यूटी पे करना तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरोगे ना तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट
जो तुम्हारा अग्रीमेंट है वो वैलिड माना नहीं जाए। तो ऐसे जो अलग अलग बातें लिखी हुई है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो पूरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाए। फिर सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, भाई कितने में खरीदने का है, कितने टाइम तक डिलीवर हो जाना चाहिए, कितने टाइम तक वो आप चीज यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको क्लियर कट सामने वाले को बताना है। अगर आपने नहीं बताया ना तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि पता है कई बार जब आप किसी लोकल शॉप में जाके कुछ खरीदने जाते हो या कभी आप कोई रिश्तेदार से खरीदने जाते हो तो वो बोलता है कि अरे आप ले तो जाओ ना, पैसा बाद में देख लेंगे। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई मेरी तरफ से गिफ्ट है, वो पैसा तो लेगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। लेकिन वो अभी तुमको बता नहीं रहा। ऐसा होता है ना कि इज्जत करते हैं कि भाई अभी क्या पैसों की बात करने की, तुम लेके तो जाओ। तो भाई वो अग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि उसने तुमको सामान तो बेच दिया लेकिन प्राइस तो बता ही नहीं। फिर भाई रेंट का अग्रीमेंट, भाई तुमको जब तक रहना है ना रहो, चलेगा, हर महीने का 10,000 रुपए दे देना। तो उसे पैसे तो पता है लेकिन कब तक रहने का है, कब तक मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ बताया क्या नहीं, तो वो अग्रीमेंट भी वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। तो उस अग्रीमेंट के अंदर जो भी चीजें होने वाली है वो सामने वाली पार्टी को क्लियर कट एक्सप्लेन कर, क्या चाहिए वो एक्सप्लेन करो। आप भाई ग्रोसरी शॉप में गए, भैया एक दाल दे दो ना, भैया 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो दाल दे दो, भाई कौन सी दाल, इतनी सारी दालें होती है। तो आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना उसके अंदर जो भी काम करने को बोला जा रहा है वो परफॉर्मेंस करने लायक होना चाहिए। जैसे कि भाई तुमको पता बर्म्यूडा ट्रायंगल करके एक थ्योरी है, पता है? बर्म्यूडा ट्रायंगल की एक थ्योरी होता है। फॉरेन में है ना एक ओशियन है, उसमें एक ट्रायंगल शेप्ड रीजन है, एरिया है। उस एरिया में से अगर फ्लाइट्स पास होती है ना तो वो फ्लाइट्स डूब जाती है, बचती नहीं है वो फ्लाइट्स। और किसी को कभी कोई पता नहीं चलता है कि हुआ क्या एक्चुअली। अब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है क्या है, मेनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है जानने की कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। तो भाई अगर तुम मेरे को बोलो चलो मैम आप है ना हमको ये बर्मुडा ट्रायंगल की थ्योरी सॉल्व करके दिखाओ, हम आपको है ना 10 करोड़ रुपए देंगे, पॉसिबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी गया वो मर गया। तो जो चीज हो ही नहीं सकती है उसको करने का अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। भाई तुम किसी डॉक्टर को बोलो कि भाई ये पेशेंट है जो एक्सपायर हो चुका है, आप उसको जिंदा कर दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको करने का अग्रीमेंट मत करो, अगर करते हो तो वो वैलिड नहीं है। अब उसके बाद सेक्शन 10 में कौन सी बातें लिखी हुई हैं भाई? तो पहले तो बात ये लिखी हुई है कि अग्रीमेंट होना चाहिए, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, उसके साथ कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद बोला हुआ है कि भाई फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो कंसेंट का मतलब अच्छा। हाँ सहमति देना कि हाँ जो तुम बोल रहे हो हम वो कर देंगे, उसको बोलते हैं इच्छा, अपनी इच्छा से हाँ बोलना है। या फिर कंसेंट का मतलब तो एक्चुअली ऐसा होता है कि सहमति देना कि हाँ तुमको भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो बोल रहे हो हम वो कर देंगे। अब वो जो इच्छा है ना वो खुद ये जो सहमति है ना वो खुद की इच्छा से होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, मतलब किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में आके आपने हाँ नहीं बोला होना चाहिए। धुरंधर 2 देखिए तुम लोग ने? हाँ 18+। अरे हाँ नहीं, तो वो डाउनलोड करके देख सकते हो। तो 18 मतलब तुमसे वो मांगते हैं क्या
आईडी प्रूफ ऐसा तो नहीं फेक बन हाँ? फेक बन जाता फेक बन जाती है। फेक ही बनाते थे कैसे फेक बनवाई तुमने? रॉक एआई पे जाके अपना आधार कार्ड में डेट चेंज करवा वही लगता है पूरे पैसे के पास फोटो है ना, तो तुम फोटो भी एडिट करवा सकते हो, तो वो तो फोटो ही मांग लेते हैं। तुम वांट की फिजिकल आईडी, फोटो भी दिखा रहे। फोटो मतलब किस चीज का? वो आधार कार्ड का फोटो। अच्छा, आधार कार्ड का फोटो। तो सब वही करते हैं, सब एडिट ही करके जाते हैं। एक मूवी के लिए तुम क्राइम कर रहे हो। इधर लॉ पढ़ने आए। अच्छा, तो 18 प्लस पहले तुमने होशियारी मार से बोल दिया 18 प्लस है ना, फिर बोलता है देख ली। ऐसे ही बोलने हैं बोलना नहीं तुम लोगों ने देखी है? क्यों? वायलेंस है इसीलिए। नहीं नहीं कोई नहीं। कोई नहीं देखी? क्यों? पीछे ही क्यों भाई? प्रोपेगेंडा लगा तेरे को? हीरो ही अपने को पसंद नहीं रणवीर सिंह नहीं पसंद है तो धुरंधर 1 देखी, तो उसमें तो अक्षय खन्ना है। ये क्यों नहीं पर पीछे ही नहीं तो उसमें भी अच्छा नहीं है। तो अच्छा है उसमें भी हीरो अच्छा नहीं लगता। हीरोइन परफॉर्मेंस ब्रो जो काम करना अच्छा परफॉर्मेंस वैसे ही नहीं इसका बुरा हीरो डांस परफॉर्मेंस। मतलब वो मुझे वो अच्छा ना डेंजरस फिल्म नहीं बहुत बस पसंद है एकदम वो भी अपनी अलग लेवल की मूवी जैसे कि एग्जांपल। रॉकी केजीएफ अच्छा, केजीएफ तो भाई धुरंधर 2 में भी ऐसा बहुत सारे सीन्स है। और ओल्ड मूवीज लाइक, हाँ ओल्ड मूवीज लाइक दैट। इंडिया से ज्यादा है केजीएफ ज्यादा है ऑनेस्टली। मतलब केजीएफ 2 तो मैंने पूरी नहीं देखी है, मैंने आधी ही देखी है। मेरे को नहीं पता है कि उसमें बाद में आई थिंक उसमें भी तो संजय दत्त है। केजीएफ 2 में संजय दत्त है ना? हाँ, तो जैसे उसकी एंट्री होती है उसके बाद से मैंने मूवी नहीं देखी है, तो मेरे को नहीं पता है कितनी डेंजरस है तेरी केजीएफ। पर धुरंधर 2 जितना वायलेंस तो मैंने तो फिर तुमने एनिमल देखी होगी, वो भी तो खतरनाक ही है जितना मैंने रिव्यू सुने हैं लोगों के। देखिए, देखिए भाई एनिमल बोल। मूवी तो इधर ही तो मुझसे बोल भाई, कब से ही ऐसे ऐसे मेरे को तो पता नहीं उसमें। देखी है ना एनिमल? तो फिर तो जब जब तूने केजीएफ 2 देख ली, बाहुबली देखी है? नहीं नहीं, वो वैसे भी वो इतनी खतरनाक तो नहीं है, उसमें इतना कुछ खतरनाक सीन नहीं है। तो फिर धुरंधर में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बस कभी क्या बोर्ड बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं हाँ वैसे अभी 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 भी है ही, लगी भी है। पेपर के अगले दिन left। एक उसके अंदर एक सीन आता है, अब तुमने तो देखी नहीं तो तुम तो रेफरेंस समझोगे ही नहीं। तुम दोनों समझ लो शायद। जब लास्ट में रणवीर सिंह गेट कॉट बाय आईएसआई और द पाकिस्तानी आर्मी, तो जो ये आर माधवन है, अजय संघाल जिसमें इसका नाम है, वो इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अजित डोभाल इन रियल लाइफ में, जो हमारे अजीत सर है। ही यूज्ड टू बी रॉ के स्पाई। तो वो है ना कॉल करते हैं इसको पाकिस्तान की आर्मी की जनरल को कि भाई है ना तूने जो हमारा एजेंट पकड़ा है ना उसको तू छोड़ दे। तो उसने बोला मैं पागल छोड़ी हूँ यार, कैसे छोड़ दूंगा। बट ही शेयर सम वीडियोस एंड फोटोज इजराइल के साथ। उसने कुछ मीटिंग करी हुई है और बेसिकली रेफरेंस ऐसा होता है कि वो कुछ न्यूक्लियर डेटा उसको शेयर करता है, और इसराइल की हमारा फ्रेंड है तो सारी डेटा हमको मिल जाती है। तो उसने रेफरेंस दिया कि भाई देख, हमको पता है कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो, तो अगर तू नहीं चाहता है कि मैं मीडिया में जाके अपना मुंह खोलूं या मैं कुछ एक्शन पाकिस्तान के ऊपर, सो इट्स बेटर कि तू हमारे आदमी को छोड़ दे। ठीक है? अब वो छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसने छोड़ दिया। तो बेसिकली उसने कंसेंट दिया
बट वॉज दिस कंसेंट फ्री? नहीं, दिस कंसेंट वॉज नॉट फ्री. तो ऐसे ना बहुत सारे यहाँ पे तरीके बताए हुए हैं जब आपका जो कंसेंट है ना होगा तो सही, बट इट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट. जैसे ये जो मूवी का मैं रेफरेंस देख रही हूँ तो वहां दे रही हूँ, तो वहां पे ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल के ऊपर वो है ना, प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है कि नहीं भाई, अगर मैंने इसको छोड़ा नहीं, अगर मैंने इसका काम नहीं किया तो फिर हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. हालांकि है नहीं, पर खराब हो जाएगी. ठीक है. तो सो बेसिकली उसे कंसेंट दिया, बट क्यों दिया? बिकॉज ही, अजीत डोभाल सर, डिड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन हिम. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि भाई अपने फायदे के लिए सामने वाले की इच्छा का गलत इस्तेमाल करना या सामने वाले के पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना. ठीक है. अनड्यू का मतलब होता है गलत करना, इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल प्रेशर क्रिएट करना. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोएर्जन हो सकता है. कोएर्जन में क्या होता है, मेंटल प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता है बट फिजिकल इंजरी करी जाती है या करने की धमकी दी जाती है. तुमने बहुत सारे मूवीज में देखा होता है कि भाई है ना, केस वापस ले ले वरना तेरी बेटी को मार डालूंगा. तो अभी तक मारा नहीं है लेकिन धमकी दी है ना मारने की, तो उसको बोला जाता है कोएर्जन. ठीक है. या भाई ये प्रॉपर्टी तू बेच, कम दाम पे मेरे को बेच और कनपट्टी में बंदूक रखी हो, तो जप मार के हाँ बोलना ही पड़ेगा ना. तो तुमने हाँ तो बोला पर अपनी इच्छा से हाँ बोला नहीं. क्यों हाँ बोला? क्योंकि तुम्हारे साथ या तुमको थ्रेटन किया गया था मारने के लिए. तो उसको बोलते हैं कोएर्जन, वेयर देयर इज फिजिकल इंजरी और वन इज ट्राइंग टू थ्रेटन यू फॉर कमिटिंग फिजिकल इंजरी. ठीक है. उसी तरीके से फ्रॉड, तुमने बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि तुमको कलर कुछ और दिखाया जाता है, बेचा कुछ और जाता है. ऐसा होता है ना कि कलर तो बहुत रेडियंट दिखाएंगे, बहुत प्यारा कलर दिखाएंगे, लेकिन जब एक्चुअली प्रोडक्ट आता है तो कलर ही अलग होता है. या प्रिंट दिखाई कुछ और होती है लेकिन जब मंगवाते हैं तो प्रिंट कुछ और निकलती है. अब अगर तुमको पता होता कि भाई ये दूसरा वाला कलर आने वाला है तो तुम कंसेंट देते क्या? नहीं. तो तुमने कंसेंट दे दिया पर वो फ्री नहीं था, उन्होंने धोखा किया इसीलिए तुमने कंसेंट दिया, तो उसको भी फ्री कंसेंट नहीं बोला जाता है. उसी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक ही डिफरेंस होता है कि भाई फ्रॉड के अंदर जो इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना उसको पता होता है कि भाई मैं धोखा कर रहा हूँ. मिस रिप्रेजेंटेशन में जो सामने वाला इंसान आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है या प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो वो खुद भी वही सारी बातें मान रहा है. उसको भी नहीं पता होता है कि भाई ये प्रोडक्ट खराब निकल सकता है. तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो फैब्रिक है इसका कलर फेड होगा क्या? तो उसने ना बोला क्योंकि वो मानता था कि भाई अब तक तो किसी क्लाइंट का कलर फेड हुआ नहीं है, इसीलिए उसने तुमको बोला कि कलर फेड नहीं होगा. पर तुमने प्रोडक्ट खरीद लिया, यूज किया, वॉश किया तो कलर फेड हो गया. तो तुम्हारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, फ्रॉड नहीं. तो अगर तुमको पता होता कलर फेड होने वाला तो तुम खरीदते क्या? नहीं. तो यहाँ पे भी जो तुम्हारी कंसेंट है वो फ्री नहीं. उसी तरीके से मिस्टेक होता है, लेकिन मिस्टेक को हम आगे यूनिट 3 आएगा उसमें डिस्कस करने वाले हैं. मतलब ये पांचों पॉइंट्स जो है ना, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इसके लिए पूरा एक यूनिट 3 बना हुआ है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन. अभी तुमने समझा कि कंसिडरेशन क्या होता है, कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. लेकिन भाई जो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है ना वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कानूनी तौर पर सही होना चाहिए. अगर वो कानूनी तौर पर सही नहीं है तो वो सही माना, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना नहीं जाएगा. जैसे किडनैपिंग का अग्रीमेंट, उसमें मेरे को कंसिडरेशन मिल रहा था, किडनैपिंग सर्विसेज मिल रही थी, पर क्या वो सही है, लॉफुल है? नहीं. तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं. मैंने तुमको बोला तुम 10,000 रुपए दो मेरे को और मैं तुमको लॉ को तोड़ना सिखाती हूँ. एक चीज तो तुमने ही मेरे को सिखा दी कि भाई ऐसे आईडी चेंज करते हैं. ठीक है. तो मैंने कहा कि भाई ऐसी 10-15 चीजें मैं भी तुमको ढूंढ के सिखाऊंगी. तो भाई वो वैलिड है? नहीं, वो वैलिड नहीं है, कंसिडरेशन लॉफुल
नहीं, ठीक है। उसके बाद लीगल ऑब्जेक्ट, फिर मैंने तुमको बोला कि भाई चलो पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हैं, लेकिन किस चीज का? बैंक लूटने का। फिर जो भी पैसा आएगा तो वापस में बांट देंगे। तो भाई जिस रीजन की वजह से तुमने ये अग्रीमेंट किया है, जिस रीजन की वजह से तुमने पार्टनरशिप किया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है, उसका जो रीजन है, वो लीगल है। बैंक लूटना लीगल है? नहीं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लॉ ने है ना कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स आपको बता ही दिए हैं कि भाई ये अग्रीमेंट तुम नहीं ही कर सकते हो। इसका भी है ना यूनिट 3 में आएगा डिटेल में कि कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो आप लॉ ने ही बोला हुआ आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जहाँ पे ना पब्लिक इंटरेस्ट, समाज का बुरा हो रहा है, ऐसे अग्रीमेंट्स आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई तुमको है ना सीए बनने के बाद अपना फर्म स्टार्ट करना है, मैं तुमको बोलूँ कुछ भी हो जाए तुम फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा हमेशा तुम अग्रीमेंट कर, तो ये वाला एग्रीमेंट वैलिड माना नहीं जाएगा। तो किसी इंसान को कोई बिजनेस करने से, कोई प्रोफेशन करने से हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसा जो भी अग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। वॉइड मतलब इनवैलिड, कैंसल होगा। फिर भाई और जैसे कि वो पता है पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स होते हैं बड़े बड़े, लेकिन ये स्पॉन्सर कौन करता है या फिर ये देता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो भाई अगर तुम्हें ना कुछ ऐसा तिगड़म लगा हो कि भाई ये अवार्ड मेरे को मिलना चाहिए, तुमने ऐसा कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम ये अवार्ड की मांग रख रहे हो, या किसी को जोर जबरदस्ती करके ये अवार्ड उससे मांगने की, छीनने की कोशिश कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्राइब कर रहे हो कि भाई डरा रहे हो कि तुम मेरे को ये अवार्ड दो, मतलब दो, भाई तुमने कुछ किया ही नहीं है। पद्मश्री पद्म विभूषण दिखाता है कि तुमने सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए कुछ किया है। तो अगर तुम्हारे पास पद्मश्री आ जाएगा तो लोग तुमको एक आइडल की तरह देखेंगे, एक बड़े इंसान की तरह देखेंगे, जो तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तो ऐसा कोई भी काम सही माना नहीं जाएगा। फिर उसी तरीके से जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, तो भाई तुमने उस गवर्नमेंट जॉब में एक एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा था, उसको बोला कि भाई तू है ना यहाँ से रेजिग्नेशन दे, मैं तेरे को इतना पैसा देता हूँ, और यहाँ पे रेजिग्नेशन तो दे देगा तो पोस्ट खाली हो जाएगा, फिर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा। तो ऐसा जो अग्रीमेंट आपने दूसरे इंसान के साथ किया कि भाई तू इधर से निकल जा, मेरे को ये जॉब चाहिए, वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब तुमने सारे अग्रीमेंट देखे जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए खराब थे, तो ये सारे अग्रीमेंट्स कैसे हैं? वही है, गलत। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर ये जो हमने अभी 6 और 5 टॉपिक्स, टोटल 11 टॉपिक्स पढ़े, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बाय एवरीवन।
Yeah.